इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल में MP बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ आपको मिलने वाले हैं इनविटेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ब्लूप्रिंट, वीडियो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एग्जाम में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ओके, तो बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ आपकी बोर्ड एग्जाम है और आपने शायद ये भी कुछ पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हमने ब्लूप्रिंट जो है आपकी 2021 और 22 के बेसिस पे बनाए हैं। उसी बेसिस पे सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो यूनिट फर्स्ट है आपकी। यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका हिंदी में कहे तो गैर लाभकारी संस्था का किस तरह लेखांकन किया जाता है उसके बारे में बताना है आपको इस चैप्टर में। इनका उद्देश्य यही होता है, गैर लाभकारी संगठन की इनका उद्देश्य कमाना, लाभ कमाना नहीं होता है। ओके, ये लाभ नहीं कमाते, ये सिर्फ लोगों को क्या कर सकते हैं, सहायता पहुंचाते हैं। उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करते हैं, एक कंडीशन ऐसी ला देते हैं कि वो अपने पैर पर खड़े होकर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और उससे लड़ सकें। ओके, तो चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। वर्ड लिमिट आपको पता ही है, क्योंकि अभी तक मैंने सारे वीडियो में यही कहा है कि 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड्स लिखना है और 3 मार्क्स के लिए आपको 75 वर्ड्स लिखना है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें 2 मार्क्स का और एक बनेगा 3 मार्क्स का। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मींट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन। आपको 2 तरीके से पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक प्रोफेशन क्या होता है और एक प्रोफेशनल पर्सन क्या होता है, वो आपको बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज केस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। केस सिस्टम क्यों अपना रहे हो, वही है ये टॉपिक। आपको अलग नहीं, केस मेथड बता दिया है मैं, केस सिस्टम दोनों एक ही है। ओके, उसमें रीजन ही पूछ सकते हैं आपको, रीजन क्या क्या होते हैं, इसमें क्या कारण होते हैं आपको, है ना, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एनी 3। आपको ये बताना है कि इसमें अंतर क्या है, आपको अंतर बताना है। रिसिप्ट और पेमेंट हम क्यों बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, वो आपको बताना रहेगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या होता है कि क्या हमारे पास आया, क्या रिसीव हुआ है और किसका हमने पेमेंट किया, उसका एक तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है ना। उससे मालूम पड़ेगा कि आपको क्या गेन हो रहा है और क्या नहीं बच रहा है, फंड आपके पास बच रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना खर्चे है और कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, है ना। इनकम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस हैं उसका हम भुगतान कर सकते हैं, है ना। उससे पता लगा सकते हैं हमें कितना सरप्लस आया और कितना डिफिसिट। अब सरप्लस और डिफिसिट क्या होता है, तो सरप्लस और डिफिसिट क्या, सरप्लस मतलब ये होता है कि आपके पास जो फंड आपके पास आया है उसमें आप एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद, है ना, पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना बचा है ना, वो क्या होता है डिफिसिट। और सरप्लस मतलब ये है कि सरप्लस में आपका ये होता है कि अब आपका फंड अरेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या हुआ, आपके पास फंड की कमी हो गई है, तो वो क्या होता है आपका सरप्लस। ओके, पता लग गया सरप्लस और डिफिसिट क्या होता है। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। सेकेंड यूनिट है आपकी, तो उसमें सेकेंड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें से भी आपका 2 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। वर्ड लिमिटेशन आपको पता ही है, एक 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स और 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड्स लिखना रहेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, पहले समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो देखो, 2 या 2 से अधिक लोगों से जो रिलेशन बनता है वो क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ओके, पार्टनरशिप किसके अंडर में होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपके पार्टनरशिप का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। इस बीच में क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स। ओके, मिनिमम 2 होते हैं पार्टनरशिप में। ओके, पार्टनर्स और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 पार्टनर्स होते हैं। ओके, चलिए, तो उस देखो, अब ये तो बात हो गई पार्टनरशिप, समझ में आ गया सर पार्टनरशिप क्या होता है ना, पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप आपको डेफिनेशन लिखनी रहेगी इसमें 1932 के तहत जो डेफिनेशन बताई गई है उसके अंदर में आपको क्या करना, डेफिनेशन लिखना है। ओके, 2 मार्क्स के बेसिस पे। उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द राइट्स ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर से कौन कौन से राइट्स होते हैं, कौन कौन से हक होते हैं जो आपको लिखना रहेगा। ओके, कोई से भी 2 आपको लिखना है, उसको अच्छे से फिल करना रहेगा। ओके, 2 मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो देखो फिक्स्ड कैपिटल स्थायी कैपिटल जो होती है, स्थायी है ना, उसका कुछ विस्तार नहीं होता है ना, कम ना ज़्यादा कहीं, वो फिक्स्ड होती है ना, वो होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब बदलती रहती है ना, उसका कोई स्थिर नहीं होता, वो हर साल चेंजेस होता रहता है, उसमें बदलाव होता है। ठीक है, वो क्या करता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ओके, आपको एनी 4 डिफरेंसेस लिखना है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो आपको स्पष्ट करना रहेगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 का आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, है ना। पार्टनरशिप का क्या पुनर्गठन क्या कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप फार्म। मान लीजिए कोई पार्टनर नया आ चुका है, एंटर कर लिया है ना, या न्यू एग्रीमेंट हो गया, तो क्या कहलाती है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, है ना। कुछ बदलाव होना ही क्या कहलाता है, इसमें पुनर्गठन हो जाता है इसमें। ठीक है, रिलेटेड टू पार्टनर, रिलेटेड टू एग्रीमेंट, है ना, ये सब क्या कहलाता है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म कहलाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। वर्ड लिमिटेशन पता ही है, 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड्स लिखना है और 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड्स लिखना रहेगा। तो चलिए, तो देखिए 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। ओके, पार्टनरशिप का पुनर्गठन होना, है ना, तो क्या कहलाता है आपका, ये आपको मैंने समझाया अभी, है ना। जब कोई पार्टनर नया आ जाता है, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, या फिर प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप को। न्यू एग्रीमेंट साइन होता है, उसी को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल स्लो हो रहा है अभी। ओके, तो देखो टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपको जल्दी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल और हिडन गुडविल। ओके, गुडविल तो पता ही है क्या होती है, एक तरह की ये इंटेंजिबल असेट्स होता है ना, ये रेपुटेशन होती है। किसी फार्म को अच्छा प्रॉफिट दिलाने के लिए क्या है, गुडविल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसी में एक तरीके से पूछ सकते हैं वो हिडन गुडविल क्या होती है। तो देखो हिडन गुडविल भी होती है, ये क्या होती है, छिपी हुई होती है ना, मतलब कि जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हो, तो वो क्या करते हो गुडविल के बेसिस पे कर रहे हो। वो आपको पता नहीं लगता है कि आपने प्रॉफिट कहाँ से अर्न किया है, लेकिन क्या कहता है वो गुडविल मतलब हिडन गुडविल होती है, जो वो अर्न करवाती है वो प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया है ना, किसको कितना मिला है, उस बेसिस पे आपको उसमें अंतर बताना है ना। अब किसी पार्टनर ने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है तो वो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है और गेन, अब जिसके लिए सेक्रीफाइस किया है उसको गेन हुआ है ना, तो वो क्या होता है गेनिंग रेशियो होता है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ये भी इसी यूनिट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर का प्रवेश होता है, एंटर होता है ना, कोई पार्टनर नया पार्टनर आता है ना, तो क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो कोई एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। वर्ड लिमिटेशन आपको पता ही है ना, तो उस बेसिस पे आपको करना रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अब देखो न्यू पार्टनर आ रहा है तो क्या करना पड़ता है, असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि कितना असेट्स हमारे पास करेंट में अवेलेबल है ना, तो उसको क्या करते हैं सेल आउट करते हैं और क्या करते हैं लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट, मान लो लायबिलिटी कम हुआ और असेट ज़्यादा हुए तो उसका पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है और वो आपस में बांट लेते हैं। ये क्या होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सब होता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द नीड्स एंड कंडीशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप, है ना। मतलब कि कौन कौन सी नीड्स होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है कि नया पार्टनर की जरूरत पड़ती है ना, नया पार्टनर न्यू पार्टनर आने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि इनसे काम नहीं होता है ना। अब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके भी आएगा, तो कैपिटल की कमी को दूर करेगा, है ना। और क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति झंडे नहीं गाड़ सकता, है ना। हमारे सर थे जिन्होंने एक बात कही थी कि एक व्यक्ति क्या है कि झंडे नहीं गाड़ सकता है ना। तो क्या होता है सबका अलग अलग काम होता है और वही वो काम कर सकते हैं, है ना, वही वो काम के लिए बने हैं, तो वो काम वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, है ना। मतलब कि गुडविल में कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, मतलब ये
कि कौन कौन सी कैलकुलेशन की जाती है, किस बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं हम, वो बताना आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये रूल एक तरह का स्टैंडर्ड 10 है ना, वो हमने बताया है आपको। एमपीबोर्ड एजुकेशन के जो ऐप है हमारा है ना, वो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, पीडीएफ के बेसिस पे, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 में आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, है ना। जब किसी पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो क्या क्या बदलाव होते हैं पार्टनरशिप फार्म में। तो देखो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से 3 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन बनने वाले इसमें से 2 मार्क्स के। ओके, 2 क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स के। वर्ड लिमिटेशन आपको पता ही रही है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज मीन्ट बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना। क्या कारण होते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट ले लेता है ना। हो सकता है उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है ना, ओल्ड एज हो चुकी है ना, या फिर खुद का स्टार्ट करने वाला है कुछ, वो है ना, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, या किसी दूसरे फार्म में उसने उसको प्रॉफिट दे दिया होगा अच्छा खासा, इसमें कम पड़ता होगा प्रॉफिट उसको। ओके, उसका सेकंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमफेरेंस कैन पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फार्म, है ना। कौन कौन से सर्कमफेरेंस होते हैं, कौन कौन से उतार चढ़ाव हो जाते हैं जिससे क्या करता है वो रिटायरमेंट ले लेता है फार्म से, है ना, वो आपको बताना रहेगा। इसमें से ये भी वही क्वेश्चन से रिलेट करता है थोड़ा बहुत, है ना। तो आप जो भी सिलेक्ट करो इसमें, है ना, कि ये एक रीजन होता है तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना। कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। 2 इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, 2 मार्क्स का है ये। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन द लीगल स्टेटस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, है ना। लीगल स्टेट मतलब ये कि उसने इतने कार्यकाल में अपने अच्छे काम किए हैं, है ना, मतलब कि अच्छा काम किया है, 100% एफर्ट से दिए हैं उसके। ओके, तो उस बेसिस पे आपको बताना है कि उसका क्या क्या अनुभव रहा, क्या क्या लीगल तरीके से उसने काम किया है, और उसका क्या एक स्टेटस बना है सबकी नज़र में, बाकी पार्टनर्स की नज़र में। उस बेसिस पे आपको उसकी जगह रख के आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना रहेगा 3 मार्क्स के बेसिस पे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये थोड़ा अलग ही टॉपिक है तो आपको उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। ये चैप्टर लास्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि अब हम पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के चैप्टर्स। ओके, तो चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन बनेगा इसमें 3 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से, और एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। ओके, वर्ड लिमिटेशन आपको पता ही है, 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स लिखना है और 3 मार्क्स के लिए आपको 75 वर्ड्स लिखना है। तो चलिए अब आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का समापन होना, मतलब कि समाप्त कर देना पार्टनरशिप को। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, सारे पार्टनर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वो लॉस गेन कर रहे हैं, है ना, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक कारण ये भी हो सकता है। ओके, या फिर उनकी इच्छा खत्म हो चुकी है अब करने की बिजनेस को, है ना, या फिर हो सकता है कि उसको इलीगल करार दे दिया गया है ना, कि ये बिजनेस इलीगल है इसलिए भी जा रहे हैं, है ना, या फिर ड्यूरेशन हो चुका है, समय हो चुका है, 5 साल का बिजनेस का टाइम था और 5 साल हो चुके हैं, है ना। अब एग्रीमेंट नया बनेगा तो डिसोल्यूशन हो चुका है इसका, तो है ना, नया आएगा उसकी बात अलग है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको मीनिंग बतानी है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको बताना है, मैंने आपको समझाया इतना कुछ, उस बेसिस पे आपको क्या करना है, मीनिंग बताना एग्जाम में लिखना है 2 मार्क्स के बेसिस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज मीन्ट बाय सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, है ना, मतलब कि कौन कौन से सेटलमेंट किए जाते हैं जब डिसोल्व किया जाता है ना, तो उसमें बनाया जाता है क्या, कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंसेस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर होता है समझाता हूँ मैं। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है कि असेट्स और लाइबिलिटी जो है ना फार्म में, उसको रिवोल्यूट करना, मतलब कि कितना असेट्स है और कितनी लाइबिलिटी है उस बेसिस पे पेमेंट किया जाता है ना। तो देखो और रिलायंस मतलब ये रिलायंस किया जाता है, मतलब उसको पेमेंट सेल करने के बाद, है ना, असेट्स को सेल कर देते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, फिर रिलायंस होता है उनको कि हमने पेमेंट कर दिया, कितना अच्छा हुआ कि पेमेंट कर दिया और पैसे बच भी गए और हमने क्या कर दिया, आपस में बांट लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। ठीक है, और भी आपको 3 अंतर मिल जाएंगे, आप जाते हो एमपीबोर्ड एजुकेशन ऐप पर, है ना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी इसको करेक्ट फॉर्म में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से लेकर आ पाओगे। ओके, तो सेकंड पार्ट जो रहेगा आपका 7 से 12 चैप्टर का रहेगा। ओके, जो जल्द आने वाला है। ओके, जब तक ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से
लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप की हेल्प से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाइए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी एग्ज़ाम होकर रहेगी। ओके, अफवाहों पर विश्वास मत करिए, ये आपसे विनम्र निवेदन है ना। एग्ज़ाम होके रहेगी, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से लेके आओ, यही हमारी उम्मीद रहेगी। और यही हमारे चैनल की शुरू से यही उद्देश्य रहा है कि आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करें जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।